हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 13 जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट करना था। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 इज आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क है। बेसिकली चैप्टर का ताल्लुक जो है वो रिस्क मैनेजमेंट से है। रिस्क मैनेजमेंट से इसका ताल्लुक है, तो हमें एक तो बेसिक प्रोसेस ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, और दूसरा हमें एक फ्रेमवर्क के बारे में बताया गया है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्क को मैनेज करना है तो उसके पास कौन सा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जिसको फॉलो करते हुए वो ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड और असेस्ड रिस्क को जो है वो मैनेज कर सकती है, या यूं कह लीजिए कि रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। वो ये फ्रेमवर्क जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को, कॉरपोरेशन को गाइड करता है। फिर से सुनिए बेटा, इस चैप्टर का ताल्लुक रिस्क मैनेजमेंट से है। रिस्क इस चैप्टर में जो है एक तो हमें बेसिक प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पे या बेसिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है। सेकंड, इस चैप्टर में एक फ्रेमवर्क बताया गया है कि वो फ्रेमवर्क क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है कि आपको किस तरीके से रिस्क को मैनेज करना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग चैप्टर की बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। रिस्क, इस चैप्टर का रिस्क मतलब इसे हम लोग उर्फे आम में थ्रेट भी कहते हैं। रिस्क ये कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूं आप लोगों को। हम लोगों ने मेरा ख्याल है चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने इंटरनल एनालिसिस किया था। इंटरनल एनालिसिस वैल्यू चेन मॉडल की मदद से किया था। वैल्यू चेन मॉडल में हम लोगों ने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता लगी थी। वो कहता है कि दिस इज आल्सो अ थ्रेट है, ये वीकनेस है। इस वीकनेस को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमें असेस करना है। सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेना और उसकी स्ट्रेंथ जान लेना काफी नहीं है। अगर हमें पता है कि हमें मुश्किल हालात का सामना करने वी आर गोइंग टू फेस क्रिटिकल सिचुएशन, तो हमें इसको मैनेज करने की जरूरत है। सवाल पैदा होता है मैनेज कैसे करना है। तो ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो है ISO 31000 वो हमें गाइड करता है कि जो आइडेंटिफाइड और असेस रिस्क हैं वो किस तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं। चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इन 3 सेक्शन। बेसिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है, और फिर एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बताया गया है ISO 31000 जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को गाइड करता है कि अगर आपने रिस्क को मैनेज करना है तो कैसे किया जा सकता है। तीसरे सेक्शन में रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं। रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने रिस्क को मैनेज करती हैं तो उन्हें कौन कौन से बेनिफिट जो है वो मिल सकते हैं। नोट दिस थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिनेरियो बन सकते हैं। ISO 31000 पे कोई इस तरह का सिनेरियो टाइप क्वेश्चन बनना मुश्किल है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसे टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। एग्जामिनर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ISO 31000 हमसे जो है वो पूछ लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में मैंने बताया कि यहाँ पे जो है वो बेसिक्स के बारे में जो है वो बात की गई है, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि रिस्क से क्या मुराद है, टाइप्स ऑफ रिस्क जो है वो कौन कौन सी हैं, ईच टाइप को जो है वो डिफाइन किया गया है, प्लस उसकी एग्जांपल जो हैं वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे किसी हद तक जो है वो केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जामिनर जो है वो लिस्ट ऑफ रिस्क जो है वो दे देता है और हमें कहता है कि इसमें टाइप 1 कौन सी है फॉर एग्जाम्पल, और टाइप 2 जो है वो कौन कौन सी है। तो अगर हमें डेफिनेशन पे ग्रिप होगा देन वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि टाइप 1 कौन सी है और टाइप 2 जो है वो कौन सी है। यहाँ पे मैंने केस स्टडी बता दी। यहाँ पे केस स्टडी कैसे बन सकती है, एग्जामिनर आपको कहते हैं कि यू आर वर्किंग एज अ रिस्क एनालिस्ट, या आपका ताल्लुक जो है वो एक चार्टर्ड फर्म के साथ है, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ऑन बोर्ड करते हैं। आप बोर्ड को कन्विंस करिए कि भाई हमें जो है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर से सुनिए बेटा, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है आपको जो है एग्जामिनर कहता है कि आप एक रिस्क एनालिस्ट हो या एक कंसल्टेंट हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो आपको हायर करते हैं कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस करें कि हमें रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है
वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो डेफिनेट बात है, जिस फिनोमेना का, जिस अमल का हमें कोई फायदा होगा तो हमें वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब कन्विंस करने के लिए मुझे उसके बेनिफिट्स जो है वो पता होने चाहिए। तो मैं जो है वो एक लेटर की शक्ल में, या एक जो है वो उसे क्या कहते हैं, लेटर हो सकता है, ठीक है, लेटर की शक्ल में या रिपोर्ट की शक्ल में, एग्जैक्टली रिपोर्ट की शक्ल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो गाइड करूंगा कि हजूर हमें जो है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके फॉलोइंग बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट नंबर 1, अगर कंपनी ए बी सी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इंप्लीमेंट करती है तो ये बेनिफिट होगा। नंबर 2, कंपनी ए बी सी अगर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इंप्लीमेंट करती है तो ये बेनिफिट होगा। प्रोसेस नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस से ये बेनिफिट भी हो सकते हैं अगर कंपनी ए बी सी जो है इसको इंप्लीमेंट करती है। बेनिफिट नंबर 4, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम लोग केस स्टडी को रेफर करते हुए लेटर या रिपोर्ट फॉर्म में जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएंगे, गाइड करेंगे, कन्विंस करेंगे, कंसल्टेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सही आता होता है हमें बाद का पेपर में। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नंबर ग्रैब करना जो है वो आसान है, ऐसे टाइप क्वेश्चन में नंबर गेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। वजह क्या होती है कि हमें आंसर देना जो है वो नहीं आता। आंसर टेक, जब देखिए बेटा, अगर किसी ने आपको ये कहा कि एडवाइज करो तो मुंह उठा के तो मैं नहीं कह सकता कि हजूर ये भी बेनिफिट है, ये भी। मुझे प्रॉपर जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। मुझे जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है वो एक लेटर लिखना होगा, या मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो एक रिपोर्ट लिखनी चाहिए कि हजूर मैंने आपकी कंपनी का एनालिसिस किया है, वहां पे अगर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इंप्लीमेंट हो जाए तो ये बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट। और ये एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमें तरीका तमीज होनी चाहिए कि आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है। हो बेटा, ये जो मैंने डिलीवर करना चाहा बिफोर चैप्टर वो आपको समझ आ चुका होगा। रिस्क किताब में डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, पढ़िएगा मत, पहले मेरी बात सुनिए। किताब में डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है, एक किताब में, 2 किताबों में, 3 किताबों में, 4 किताबों में डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। थीम सबका एक ही होता है, जो क्रक्स होता है वो सबका एक ही होता है, और ये क्रक्स मैंने यहाँ पे लिखा है। इस क्रक्स को एज चश्मा इस्तेमाल करके आप किसी भी किताब की डेफिनेशन पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आपको रिस्क की डेफिनेशन जो है वो समझ आ जाएगी। और ये क्रक्स मेरे अल्फाज नहीं है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, जो कि अमेरिका का टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो इंस्टीट्यूट है, जो कि इस वक्त इंटरनल ऑडिटिंग को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो है वो लीड कर रही है। उनकी प्रेजेंटेड डेफिनेशन उनकी वेब पेज पे मौजूद है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग ऑफ यूएसए। रिस्क से क्या मुराद है? किसी भी, सादा जुबान में बात, किसी भी अनसर्टन इवेंट को हम लोग रिस्क कहते हैं। किसी भी अनसर्टन इवेंट को, किसी भी अनसर्टन इवेंट को हम लोग रिस्क कहते हैं। किसी भी अनसर्टन इवेंट को हम लोग रिस्क कहते हैं। यहाँ पे 2 सवाल पैदा होते हैं, रिस्क से क्या मुराद है, सॉरी इवेंट से क्या मुराद है, और ये जो इवेंट है ये अनसर्टन है क्यों? किसी भी अनसर्टन इवेंट को जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकता है उसे हम लोग रिस्क कहते हैं। 2 सवाल पैदा होते हैं कि भाई इवेंट से क्या मुराद है और ये अनसर्टन क्यों है। चलिए बात करते हैं। हम कॉर्पोरेट लाइफ में डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं, हम कॉर्पोरेट लाइफ में डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? एक डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं। डिसीजन लेना एक इवेंट है और एक्शन का परफॉर्म किया जाना या कोई भी अमल हो जाना ये एक इवेंट है। तो भाई इवेंट का तो डिसीजन क्या हो सकता है? हमें एक नई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी है। डिसीजन क्या हो सकते हैं? हमें कंपनी, हमारी कंपनी ए है, हमें कंपनी बी जो है वो परचेज करनी है। हमारी कंपनी ए है, हमें कंपनी बी के साथ मर्ज होना है।
हमारी कंपनी ए है, हमें अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को जो है वो बढ़ा देना चाहिए, ये एक डिसीजन है। एक्शन क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हमारी वेबसाइट जो है वो डाउन हो गई, ये एक एक्शन है। काम करते हुए किसी वर्कर को जो है वो नुकसान पहुंच गया, नुकसान हो गया, ये एक इवेंट है, एक्शन है, इवेंट है। आग लग गई, फायर, आग लगी, ये एक इवेंट है। सैलाब आ गया खुदा ना खास्ता, ये एक इवेंट है। काम करते हुए हमारे जो औजार है, एक जो एयरलाइन में काम करता है बंदा, इंजीनियर है, काम करते हुए जो औजार है वो जहाज की इंजन में रह गए, तो ये एक इवेंट है। अच्छा, इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर जो है वो वायरस आ गया, ये एक इवेंट है। अब ये इवेंट अनसर्टन है, क्यों? इवेंट जो है अनसर्टन है, क्यों? दो वजह से अनसर्टन हो सकते हैं। या तो हमें उसकी अकरेंस के बारे में पता नहीं होता, या हमें जो है उसकी आउटकम के बारे में पता नहीं होता। इस वजह से इवेंट को हम लोग अनसर्टन इवेंट कह देते हैं। इवेंट कुछ भी हो सकता है। अब वो इवेंट अनसर्टन क्यों है? मैंने उसको क्यों कहा कि वो एक अनसर्टन इवेंट है? दो वजह हो सकती हैं। या तो हमें उसके वाकया होने के बारे में कुछ भी नहीं पता, या हमें उसकी आउटकम के बारे में कुछ नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आउटकम की बात करते हैं, हम कंपनी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। कंपनी कब प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है? 1 जनवरी 2023 को। वाकये का तो पता है, लेकिन क्या हमारी प्रोडक्ट जो है वो कामयाब होगी या नहीं होगी? कुछ भी हो सकता है। हम 100% श्योर नहीं हो सकते। जब मैं 100% श्योर नहीं हो सकता, इवन वहां पे 1% भी अनसर्टेनिटी है, तो भैया 100% श्योर नहीं, इसका मतलब रिस्क है। हम कंपनी बी जो है वो परचेज करने जा रहे हैं, कब आप जो है वो टेक ओवर करने जा रहे हो? 1 जनवरी 2023 को। अक्रेंस का तो पता है, लेकिन क्या हमारा ये डिसीजन कामयाब रहेगा? क्या हमारा ये अमल, एक्शन जो है वो कामयाब रहेगा? हमने जिस सोच के साथ जो है वो नई कंपनी परचेज करना चाहिए, क्या हमें उतना बेनिफिट होगा जितना आज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं? कोई बंदा 100% श्योर नहीं हो सकता। कोई बंदा 100% श्योर नहीं। जब 100% श्योरिटी नहीं है, तो इसका मतलब है इवेंट इज अनसर्टन। फिर उसके बाद हम लोग मर्जर करने जा रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होने जा रहे हैं, तो क्या ये मर्जर जो है वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा? नो वन कैन बी 100% डैम श्योर। हम लोग जो मार्केटिंग कैंपेन करने जा रहे हैं, 1 जनवरी 2023 को हमारा न्यू कैंपेन जो है वो टीवी पे लॉन्च होने जा रही है, तो हम फॉर एग्जांपल 10 मिलियन रुपीस जो है वो ऐड देने लगे हैं टीवी को, तो क्या ये उतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे जितना आज हमने सोचा? हम लोग नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब है ये वो इवेंट्स हैं जिनकी आउटकम के बारे में हमें कुछ नहीं पता। अब वो इवेंट्स कौन कौन से हैं जिनकी अकरेंस के बारे में नहीं पता? वेबसाइट कब जो है वो बैठ जाएगी, वेबसाइट कब चलते चलते खराब हो जाएगी, कब, कुछ पता नहीं। लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर वेबसाइट बैठ गई तो नुकसान हो जाएगा, लॉस ऑफ कस्टमर है। वर्कर की जान को कब नुकसान हो सकता है, किसी भी वर्कर को कब नुकसान हो सकता है, कुछ पता नहीं। लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर वर्कर को नुकसान हुआ तो हमारी कंपनी को भुगतना पड़ेगा। आग कब लगेगी, कुछ पता नहीं। लेकिन ये जरूर पता है कि जब भी आग लगेगी तो उसकी वजह से कंपनी को नुकसान होगा। फ्लड कब आएगा, कुछ पता नहीं है। अक्रेंस के बारे में हमें नहीं पता है, आग कब लगेगी, लेकिन इतना जरूर जानते हैं जब भी लगी नुकसान होगा। कंप्यूटर में वायरस कब आएगा, कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वायरस जब भी आएगा, जिस भी तरह का वायरस आएगा, वो ट्रोजन हॉर्स हो, वो टाइम बॉम्ब हो, वो लॉजिक बॉम्ब हो, वो कुछ भी हो, उसकी वजह से कंपनी को जो है वो नुकसान होगा। तो ये सारे के सारे इवेंट्स जो है वो अनसर्टन है। अनसर्टन क्यों है? या तो हमें उनकी अकरेंस के बारे में नहीं पता, या हमें उनकी आउटकम के बारे में नहीं पता। वो तमाम इवेंट जिनकी आउटकम की वजह से वो अनसर्टन कहलाते हैं, उन्हें हम स्पेक्युलेटिव रिस्क कहते हैं। और जो इवेंट्स अपनी अकरेंस की वजह से अनसर्टेन है, हम उनको प्योर रिस्क कहते हैं, या हम उनको ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं।
इन्हें हम लोग स्पेक्युलेटिव रिस्क कहते हैं। और जो जिनकी अकरेंस के बारे में नहीं पता कि वो इवेंट्स कब अक्कर होंगे, लेकिन इतना हम लोग जरूर जानते हैं जब भी वाकया होगा कंपनी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, ऐसे इवेंट्स को हम लोग प्योर रिस्क या ऑपरेशनल रिस्क का नाम देते हैं। अब थोड़ा सा यहां पे देखते हैं, दो तरह के रिस्क हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए, स्पेक्युलेटिव रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। समझिएगा बेटा, स्पेक्युलेशन रिस्क, इनकी आउटकम के बारे में हमें नहीं पता होता और इनकी अकरेंस के बारे में हमें पता नहीं होता। आउटकम के बारे में पता नहीं है। ये इवेंट्स क्या थे, ज्यादातर इसमें डिसीजंस एंड एक्शंस थे। वो तमाम डिसीजंस या एक्शंस जो कि बोर्ड लेवल पे या सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे जो है वो लिए जा रहे थे। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट का लॉन्च किया जाना, कंपनी ए का कंपनी बी को टेक ओवर करना, कंपनी ए का कंपनी बी के साथ मर्जर, फिर इसके अलावा और क्या था, मार्केटिंग कैंपेन पे 10 मिलियन रुपीस जो है वो लगा देना। ये सब बड़े बड़े लेवल्स के डिसीजन थे। तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई जो स्पेक्युलेटिव रिस्क है उसका ताल्लुक जो है वो बोर्ड डिसीजंस के साथ या मैनेजमेंट डिसीजंस और एक्शंस के साथ हो सकता है। और अकरेंस में देख लीजिए, वेबसाइट का बैठ जाना, इसके अलावा वर्कर की जान को नुकसान पहुंचना, आग का लग जाना और नुकसान हो जाना, इसी तरीके से एयरलाइन में जो है वो काम करते हुए औजार का अंदर रख देना, टूल्स का अंदर रख देना, ये सारे जो है ये क्या हैं, ये ड्यूरिंग ऑपरेशंस जो हैं ये नुकसानात हो रहे हैं। ड्यूरिंग ऑपरेशंस हो सकता है ये सब कुछ, लेकिन अगर आपके कंट्रोल्स अच्छे हैं तो आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होगी। अगर आपका जो वर्कर है वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को सही तरीके से फॉलो करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस टू द वर्कर जो है वो ना होने के बराबर होगी। इसका मतलब है कंट्रोल्स फॉलो नहीं किए जा रहे, कंट्रोल्स का फॉलो ना किया जाना भी कंट्रोल वीकनेस होती है। एयरलाइन वर्कर का जो है वो टूल जो है वो जहाज के इंजन के अंदर रख देना, इस बात का सबूत है कि आपके कंट्रोल जो है वो वीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑपरेशनल रिस्क हैं ये उस वक्त हमारे सामने आते हैं जब इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं वो वीक होते हैं। ज्यादातर ऑपरेशनल रिस्क उस वक्त हमारे सामने आते हैं जब इंटरनल कंट्रोल जो हैं वो वीक होते हैं। और स्पेक्युलेटिव रिस्क से नहीं बचा जा सकता, ऑपरेशनल रिस्क से बचा जा सकता है। इंटरनल कंट्रोल्स मजबूत कर दो, आपके ऑपरेशनल रिस्क से बच जाओगे। स्पेक्युलेटिव रिस्क से नहीं बचा जा सकता। क्यों नहीं बचा जा सकता? भाई आगे बढ़ना है तो सीनियर मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ेंगे, आगे बढ़ना है तो सीनियर मैनेजमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो नई प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगी, आगे बढ़ना है तो दूसरी कंपनी टेक ओवर करना पड़ेगी, आगे बढ़ना है तो दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो मार्केटिंग कैंपेन जो है वो करना पड़ेगी। इसका मतलब है स्पेक्युलेटिव रिस्क से नहीं बचा जा सकता। हाँ, इसके इम्पैक्ट्स को जो है वो कम किया जा सकता है, लेकिन इससे बचना नामुमकिन है। लेकिन ऑपरेशनल रिस्क से बचा जा सकता है। आप कंट्रोल स्ट्रांग कर दो, आपकी वेबसाइट डाउन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। वो बेटे सारी बात जो है वो समझ आ चुकी होगी। मैं एक दफा फिर से एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप सेशन में एक दफा फिर से इसको रिकॉल करवा दूंगा। अब हम लोग साथ साथ जो है वो पढ़ते हैं। कैटेगरीज ऑफ रिस्क, दो कैटेगरीज हैं, एक ऑपरेशनल रिस्क होता है और एक स्पेक्युलेटिव रिस्क होता है। ऑपरेशनल रिस्क जिसकी अकरेंस के बारे में हमें नहीं पता होता, स्पेक्युलेटिव रिस्क जिसकी आउटकम के बारे में हमें जो है वो नहीं पता होता। इस वजह से ये इवेंट जो है अनसर्टन होता है और अनसर्टन इवेंट को हम लोग रिस्क हैं। इवेंट इज अनसर्टन बिकॉज इट्स अकरेंस इज अनसर्टन है, दिस टाइप ऑफ रिस्क इज कॉल्ड ऑपरेशनल रिस्क है। यही बात हम लोग कर रहे थे। इवेंट इज अनसर्टन बिकॉज इट्स आउटकम कैन नॉट एग्जैक्टली बी डिटरमिन्ड। प्रोडक्ट लॉन्च की है तो क्या प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगी या लॉस मेकिंग होगी? अगर प्रॉफिटेबल है तो कितना प्रॉफिट जनरेट, क्या उतना प्रॉफिट जनरेट करेगी जितना हमने आज सोचा है बिफोर लॉन्चिंग या इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट? हम लोग
100% डैम श्योर नहीं हो सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रिस्क इज कॉल्ड स्पेक्युलेटिव या फिर स्ट्रेटेजिक रिस्क है। स्ट्रेटेजिक रिस्क है व्हेन आउटकम ऑफ एन इवेंट इज इनडिटर्मिनेबल, देन इवेंट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक रिस्क है। आउटकम जो है हम लोग डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। जब आउटकम डिटरमिन नहीं की जा सकती है ऑफ एन इवेंट, तो उस इवेंट को हम लोग स्ट्रेटेजिक रिस्क कह देते हैं। दोज रिस्क अफेक्ट द लॉन्ग टर्म। अगर प्रोडक्ट फेल हो जाती है, प्रोडक्ट फेल हो जाती है तो मिलियन बिलियन का जो है वो नुकसान हो सकता है, और ये मिलियन बिलियन का नुकसान इतना बड़ा हो सकता है कि शायद हमारी पूरी की पूरी कंपनी ही डूब जाए। हमने एक कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर किया, बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो खर्च कर दिए, लेकिन ये एक्विजिशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही। इतने डॉलर्स हमने खर्च कर दिए, तो इसके बावजूद सक्सेसफुल नहीं रहा ये एक्विजिशन प्रोजेक्ट, तो हो सकता है हमारी कंपनी डूब जाए। These risks affect the long-term ability of an entity है आइडेंटिफाइड एट द बोर्ड या फिर सीनियर मैनेजमेंट के जो डिसीजन उनके एक्शंस के साथ ये रिस्क अटैच होता है। जिसके डिसीजन और एक्शन के साथ ये रिस्क अटैच होता है, लिहाजा उनकी जिम्मेदारी होती है बिफोर टेकिंग डिसीजन या बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन इन स्ट्रेटेजिक रिस्क को जो है वो इवैल्यूएट करें। कैसे हम लोग जो है वो इवैल्यूएट करते हैं? हम लोग स्वॉट एनालिसिस जो है वो करते हैं। These risk can also be named as speculative risk हैं। Strategic risk, speculative risk। ये बेटा सारी मैंने स्पेक्युलेटिव रिस्क की जो है वो एग्जांपल दे दी हैं कि इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट है, एक नई मार्केट में एंटर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो लाहौर पाकिस्तान की मार्केट में है, हमारे तमाम तर ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में है। हम लोग यहाँ से निकल करके जो है वो दुबई की मार्केट में जा रहे हैं। हम लोग कब दुबई में अपना नया ऑफिस जो है उसकी इनॉग्रेशन कर रहे हैं? 1 जनवरी 2023 को। अकरेंस का तो पता है इवेंट की, लेकिन क्या ये जो दुबई का ऑफिस है ये प्रॉफिटेबल रहेगा? हम लोग 100% श्योर नहीं हो सकते हैं, लिहाजा आउटकम जो है वो अनसर्टन है। जब इवेंट की आउटकम अनसर्टन है तो इवेंट ही अनसर्टन हुआ। तो किस तरह का इवेंट अनसर्टन हुआ, इसे हम लोग स्पेक्युलेटिव रिस्क कह देंगे। इन्वेस्टिंग इन शेयर्स ऑफ ए कंपनी है, सेलिंग शेयर्स ऑफ शेयर्स या बॉन्ड्स हैं, मर्जर या फिर एक्विजिशन, इसमें हमें जो है यहाँ पे देखिए बड़ी मजे की बात है, सेलिंग शेयर्स या बॉन्ड्स ऑफ ए कंपनी। आपके पास जो है वो किसी कंपनी के शेयर्स मौजूद थे, आपको लगा कि आज कीमत जो है वो 200 रुपए है, आपने कल जो है वो शेयर परचेज किए थे 150 रुपए के, आपको लगा कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, कल शायद कीमत नीचे चली जाए और ये फॉर एग्जांपल 120 हो जाए। क्या आप श्योर थे? नहीं, शायद कीमत नीचे चली जाए। आपको आउटकम के बारे में, आप सेल करने जा रहे थे, तो आपकी सेल जो है इसके साथ एक रिस्क अटैच है। वो रिस्क कौन सा है? स्पेक्युलेटिव रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क है जब हम किसी भी इवेंट की अक्रेंस को डिटरमिन नहीं कर सकते। जब हम लोग किसी भी इवेंट की, नहीं ठीक है, अक्रेंस ऑफ एन इवेंट इज इनडिटर्मिनेबल है, जब हमें किसी भी इवेंट की अक्रेंस के बारे में पता नहीं होता, लेकिन हम लोग ये जरूर जानते हैं कि जब भी वाकया रूनुमा होगा इससे कंपनी को नुकसान उठाना पड़ेगा। बट आउटकम ऑफ इवेंट इज डिटरमिन्ड। द इवेंट इज कॉल्ड ऑपरेशनल रिस्क, इट इज कॉल्ड प्योर या डाउन साइड रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क यूजुअली आर रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज हमें नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन में कब रेज हो जाएंगे, लेकिन इतना जरूर जानते हैं जब भी हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज हमारे सामने आएंगे कंपनी को नुकसान होगा। ह्यूमन एरर है, पता नहीं इंसान कब गलती कर दे, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जब भी गलती करेगा कंपनी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। अनफेयर रिपोर्टिंग बाय अ मैनेजर है, मैनेजर जो है वो IFRS को या ISAs को फॉलो नहीं करता। कब वो ऐसी हरकत कर दे, कब वो करप्शन कर डाले, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानते हैं जब भी वो अनफेयर रिपोर्टिंग करेगा
तो कंपनी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट एसेट्स जो हैं वो मे गेट डैमेज, हो सकता है कंपनी एसेट्स जो है वो उन्हें नुकसान हो जाए, कब हो जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन जब भी नुकसान होगा कंपनी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। टेक्निकल इश्यूज, कुछ पता नहीं कब हमारे सामने आ जाए। प्रोसेस फेलियर, कुछ पता नहीं प्रोसेस कब फेल हो जाए, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जब भी ऐसा होगा तो कंपनी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक्सटर्नल इवेंट्स, फ्लड, फायर, हैकिंग, फ्रॉड, कुछ पता नहीं कब ये हो जाए, लेकिन इतना जरूर जानते हैं जब भी सैलाब आया, आग लगी, हैकिंग हुई या फ्रॉड हुआ तो कंपनी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी इनकी अकरेंस का हमें बिल्कुल नहीं पता, अकरेंस का हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इनकी आउटकम के बारे में जरूर जानते हैं, और आउटकम क्या है? नेगेटिव। इसी वजह से हम इसको जो है वो डाउन साइड रिस्क कहते हैं कि जब भी हुआ तो हम लोग डाउन ही जाएंगे। रीजंस ऑफ ऑपरेशनल रिस्क क्या है? इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स हैं, हमारे इंटरनल कंट्रोल्स सफिशिएंट नहीं हैं, इस वजह से ऑपरेशनल रिस्क का सामना करना पड़ा। हमारे इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे खासे थे, लेकिन अचानक से कोई कंट्रोल प्रोसेस जो है वो काम करना छोड़ गया। ह्यूमन एरर है, इंसानी गलती का तो कोई सद्देबाब ही नहीं है। और एक्सटर्नल इवेंट, आग, सैलाब को कोई रोक नहीं सकता, जलजले को कोई रोक नहीं सकता, आग को बहरहाल रोका जा सकता है। तो ये हमारे जो है वो रीजंस ऑफ ऑपरेशनल रिस्क हैं। ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज किया जा सकता है थ्रू इफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट। चलिए लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जनाब, रिस्क जो है वो उसे क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि जनाब रिस्क है, और आपने कैटेगराइज भी कर लिया, आपने कैटेगराइज भी कर लिया कि क्या वो स्पेक्युलेटिव रिस्क है या ऑपरेशनल रिस्क है। तो करके अब करना क्या है जनाब? नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप इसकी स्ट्रेंथ को इवेलुएट करिए, स्ट्रेंथ इवेलुएट करिए, प्रोबेबिलिटी कितनी है और इसका इम्पैक्ट जो है वो कितना होगा। अगर रिस्क रियलाइज हो जाता है, अगर प्रोडक्ट फेल हो जाती है, तो इसकी वजह से कंपनी को कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम दूसरी कंपनी टेक ओवर करने जा रहे हैं, अगर ये टेक ओवर सक्सेसफुल नहीं रहता, कंपनी को कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। नुकसान हो जाता है तो कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर कॉर्पोरेट एसेट्स डैमेज हो जाते हैं तो कम कितना नुकसान बर्दाश्त करेगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये अब बताओ कि जो तुमने बताया कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये अब बताओ कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रियलाइजेशन कितनी है, और ये बताओ कि अगर ये रियलाइज हो जाता है तो इम्पैक्ट कितना होगा। नेट क्या होगा कि तुम मुझे इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताओ। प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट करते हैं तो हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है। दिस इज टर्म्ड एज रिस्क असेसमेंट है, रिस्क असेसमेंट है। रिस्क 1, रिस्क 2, रिस्क 3, रिस्क 4, रिस्क 5, तमाम रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद इस तरीके से प्रायोरिटाइज कर लेना। और रिस्क 1 को इस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, रिस्क 2 को ऐसे हैंडल किया जा सकता है, रिस्क 3 भाई आइडेंटिफाई कर लिया, असेस भी कर लिया, अब करना क्या है? हाथ पे हाथ रख के थोड़ी ना बैठना है, हाथ पे हाथ रख के बैठा नहीं जा सकता। हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू एनकाउंटर आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क है। तो तीसरा लॉजिकल स्टेप कहता है कि हम लोग अपनी तमाम तर स्ट्रैटेजीज, पॉसिबल स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे और इंप्लीमेंट कर देंगे। ये तीसरा स्टेप हो गया। आज आपने रिस्क इवैल्यूएट किया, आज आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया,
प्लस आपने उसको असेस किया, तो असेसमेंट में क्या था, प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट, और फिर इसकी जो है वो स्ट्रेंथ आई थी। अगर ये भी कम है, ये भी कम है, तो ये भी कम आएगा। अगर ये कम है, ये हाई है, तो फॉर एग्जांपल इसका इम्पैक्ट ज्यादा है तो स्ट्रेंथ कम रहेगी। तो शायद आज रिस्क रियलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन हालात सदा एक जैसे नहीं रहते। शायद कल को हालात ऐसे हो जाएं कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क रियलाइजेशन ज्यादा है, तो उस वक्त क्या होगा, इम्पैक्ट तो पहले हाई है, अब प्रोबेबिलिटी भी हाई होगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी हाई होगी। तो आज जो आपने स्ट्रेंथ निकाली है, शायद आप बोलने कि यार ये तो मामूली सा जो है वो रिस्क है, छोड़ो पर इसको क्या हैंडल करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कल को भी मामूली ही रहेगा, कल को भी माइनर सा इम्पैक्ट लेके आएगा। हो सकता है आज जो मामूली है कल आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सत्यानाश कर दे। लिहाजा कंटिन्यूअसली जो है वो मॉनिटर करते रहिए कि कल आज इसकी स्ट्रेंथ क्या है, अगले दिन इसकी स्ट्रेंथ क्या है, उससे अगले दिन, इससे अगले दिन, इससे अगले दिन, इससे अगले दिन, रिस्पेक्टिव डेज पे जाके, रिस्पेक्टिव मंथ्स में जाके उसकी स्ट्रेंथ को इवेलुएट करते रहिए। दिस इज कॉल्ड रिस्क मॉनिटरिंग। और इस सारे अमल को हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। वो बेटे सारी बात जो है वो आपको समझ आ चुकी होगी। कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो अथॉरिटीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा जो है वो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है, ये आगे इनको डेलीगेट कर देती हैं, ये आगे फर्दर डेलीगेट कर देती हैं। लेकिन हमारी किताब जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन तक लिमिटेड है। कल मैं दोबारा से रिवाइज करूंगा इंशाल्लाह, तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो बेटा पूछ सकते हैं। जी जैन ईमान, सब कुछ क्लियर है? जी बेटा पूछिए। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो अवॉइड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि आप गोल्ड लेके रख लो, क्योंकि डॉलर का कुछ पता नहीं है यकदम से मार्केट में। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में क्या है कि जितनी भी डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है वो आर्टिफिशियल है। क्यों आर्टिफिशियल है? डिमांड अपनी जगह पे मौजूद है, सप्लाई आर्टिफिशियली रोक रखी है। तो जैसे ही सप्लाई मार्केट में आएगी, फॉर एग्जांपल डिमांड जो है वो 5 लाख डॉलर्स की है, मार्केट में 5 लाख डॉलर जो है वो मौजूद थी और डॉलर जो है वो ट्रेड हो रहा था ₹100 पर $1। यकदम से किसी ने सप्लाई गायब कर दी, डॉलर शॉर्ट हो गया, डॉलर चला गया 2 लाख, मार्केट में सिर्फ 2 लाख डॉलर, डिमांड जो है वो 5 लाख की है, इसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कितना हो गया, ₹150 पर $1। तो ये क्यों हुआ? सप्लाई शॉर्टेज की वजह से। तो अगर सप्लाई मजीद मार्केट में आ जाती है तो डिमांड पूरी हो जाएगी, धड़ाम से इसका रेट नीचे आ जाएगा। तो ये वक्ती तौर पे शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो इन्फ्लेशन को जो है वो बाउंस बैक कर सकता है, उसको डाइजेस्ट कर सकता है इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को, लेकिन इट्स नॉट अ वंडरफुल टूल। हाँ, इन्फ्लेशन को अगर आप लोगों ने जो है वो हजम करना है, उसको मतलब उसके इम्पैक्ट को देखना है, तो गोल्ड इज अ वंडरफुल जो है वो टूल। गोल्ड है, आप जो पैसे डॉलर में लगाना चाहते हो उतना गोल्ड ले लो। डॉलर कल को नीचे आ सकता है, गोल्ड के आने के चांसेस जो है वो कम है। फिर इसके अलावा हमारे पास डेरिवेटिव्स भी होते हैं जिनकी मदद से हम लोग इन्फ्लेशन को जो है वो मैनेज करते हैं। इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट को मैनेज किया जा सकता है, नॉट इन्फ्लेशन को मैनेज करते हैं। हम लोग इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट को मैनेज कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट फॉर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 14 में है। जी बेटा, यूरो बॉन्ड ही डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी ना? यूरो बॉन्ड इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम बेटा डॉलर्स।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। चैप्टर नंबर 3 जो है चैप्टर नंबर 13 जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रिस्क से क्या मुराद है, किसी भी अनसर्टेन इवेंट को हम लोग रिस्क कहते हैं। कोई भी अनसर्टेन इवेंट जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकता है उसे हम लोग रिस्क कहते हैं। अब हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी इवेंट जो है अनसर्टेन तो है, लेकिन उसकी अनसर्टेनिटी की रीजन जो है वो क्या हो सकती है। जी मैं नोट शेयर कर दूंगा आज इंशाल्लाह। कोई भी इवेंट जो है वो अनसर्टेन तो है, लेकिन उसकी अनसर्टेनिटी की रीजन जो है वो क्या हो सकती है। या तो हमें उसकी अकरेंस के बारे में पता नहीं होता, या फिर हमें उसकी आउटकम के बारे में पता नहीं होता। ऐसे इवेंट जो कि अकरेंस अनसर्टेन होने की वजह से रिस्क की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें हम लोग ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। और वो तमाम अनसर्टेन इवेंट जो कि इस वजह से अनसर्टेन है कि हमें उनकी आउटकम के बारे में पता नहीं होता, इन्हें हम लोग जो है वो स्पेक्यूलेटिव रिस्क कहते हैं। अच्छा, जो इवेंट जिनकी अकरेंस के बारे में हमें ये नहीं पता होता कि ये कब इनकर होंगे, हमें ये नहीं पता होता कि ये इवेंट्स कब अकर होंगे, आया के और कॉरपोरेट लाइफ में ये कभी रूनुमा भी होंगे या नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, आग का लग जाना एक इवेंट है। अब हमें ये पता नहीं होता कि कभी आग लगेगी या नहीं लगेगी। अगर खुदा ना खास्ता आग लगती है तो कब लगेगी, लेकिन इतना जरूर पता होता है कि जब भी आग लगेगी इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। हमारी कॉरपोरेट लाइफ में कभी सैलाब आएगा या नहीं आएगा हमें कुछ पता नहीं होता, लेकिन अगर सैलाब आ गया तो इतना जरूर जानते हैं कि सैलाब आने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लॉस का सामना करना पड़ेगा। किसी भी वर्कर की जिंदगी को नुकसान होगा, किसी भी वर्कर को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट जो है वो बैठ जाएगी, इंसान गलती करेगा, एक मैनेजर क्या अनफेयर तरीके से रिपोर्टिंग करेगा, करेगा भी या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो कब करेगा, हमें कुछ पता नहीं होता। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर मैनेजर जो है वो अनफेयरली रिपोर्टिंग करता है तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के इवेंट्स को हम लोगों ने ऑपरेशनल रिस्क का नाम दिया था, या हम लोग इसको प्योर रिस्क भी कहते हैं, और डाउन साइड रिस्क का भी हम लोगों ने नाम दिया था। डाउन साइड रिस्क हम लोगों ने क्यों नाम दिया था कि अगर ये इवेंट रियलाइज हो जाते हैं, अगर ये इवेंट अकर हो जाते हैं तो इनका नतीजा कंफर्म है नेगेटिव होगा, कंपनी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब वो तमाम इवेंट जिनकी आउटकम के बारे में हमें पता नहीं होता, उसकी एग्जांपल्स हम लोगों ने क्या ली थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, कब लॉन्च करने जा रहे हैं डायरेक्टर्स को जो है वो पता है, अकरेंस के बारे में डायरेक्टर्स को पता है, लेकिन डायरेक्टर्स को जो है अपने डिसीजन, अपनी एक्शन की आउटकम के बारे में पता नहीं है। कंपनी ए जो है वो कंपनी बी के साथ मर्ज होने जा रही है, मर्जर कब होगा ये तो हमें पता है, लेकिन क्या ये मर्जर सक्सेसफुल रहेगा या नहीं पता, हमें कुछ पता नहीं है। कंपनी जो है वो कंपनी बी को एक्वायर करने जा रही है, टेक ओवर कब होगा ये तो हमें पता है, लेकिन इस एक्विजिशन का नतीजा जो है एज पर आर सोच होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं है। यानी आउटकम के बारे में हम लोग श्योर नहीं है। कंपनी जो है वो 100 मिलियन रुपीस जो है वो मार्केटिंग पे लगा देती है। कंपनी ने ये सोचा था कि 100 मिलियन आज लगाएंगे तो 300 रेवेन्यू आ जाएगा। अब पता नहीं कि 300 मिलियन का रेवेन्यू आएगा या नहीं आएगा, तो आउटकम के बारे में हम लोग जो है वो श्योर नहीं थे। इस वजह से हमने कहा कि दीज आर स्पेक्युलेटिव रिस्क हैं। चैप्टर हमारा जो है वो रिस्क मैनेजमेंट से रेलिवेंट है। हमने रिस्क को जो है वो मैनेज करना है, तो भाई रिस्क को मैनेज करने से पहले जो है वो रिस्क को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हमने जनाब आइडेंटिफाई कर लिया, हमने कहा कि ये भी रिस्क मौजूद है, ये भी रिस्क मौजूद है, ये भी रिस्क मौजूद है, ये भी रिस्क मौजूद है। अब प्रैक्टिशनर ये कहते हैं कि आप इनको कैटेगराइज कर लीजिए इनकी नेचर के अकॉर्डिंगली। तो जब हम लोगों ने कैटेगराइज करना चाहा तो दो कैटेगरीज हमारे सामने आई,
स्पेकुलेटिव रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क हमारे सामने आ गई। अच्छा, हम लोगों ने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, तो सेकंड स्टेप क्या है हमारा? टू मैनेज द आइडेंटिफाइड रिस्क इज द असेसमेंट ऑफ रिस्क है, रिस्क असेसमेंट है। रिस्क असेसमेंट में हमने कहा कि हम उनकी स्ट्रेंथ को जो है वो इवैल्यूएट करते हैं। स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करने का क्या मतलब है कि हम उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रियलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं और साथ में ये देखते हैं कि अगर इवेंट या रिस्क रियलाइज हो जाता है तो कंपनी को कितने नुकसान का सामना करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट करते हैं तो हमारे सामने एक वैल्यू आ जाती है जिससे हमें पता लगता है कि इस रिस्क की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है। रिस्क ए की भी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर ली, बी को भी असेस कर लिया, सी को भी असेस कर लिया, डी को भी असेस जो है वो कर लिया। अब हम लोगों ने इनको प्रायोरिटाइज करना है। मालूम पड़ता है कि जो डी है इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसका जो इम्पैक्ट है मल्टीप्लाई बाय इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये सबसे ज्यादा, तो हम इसको पहले नंबर पे ले जाएंगे, इसकी दूसरे नंबर पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये तीसरे नंबर पे चला जाता है और फॉर एग्जांपल ये चौथे नंबर पे चला जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हम उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली हम उनको जो है वो प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। और प्रायोरिटाइज करने के बाद क्या करना है? प्रायोरिटाइज करने के बाद हम जो है वो अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। अब स्ट्रैटेजी के बारे में आपकी किताब में कोई डिस्कशन मौजूद नहीं है। हाई लेवल बुक्स ये कहती है कि हमारे पास जो है वो 4 स्ट्रैटेजीज होती हैं, नेम्ड, तारा या सारा। ये हमारे पास 4 स्ट्रैटेजीज होती हैं जो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिस्क और उनकी असेसमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर ली और रिस्क मैनेज होना शुरू हो गया। अब आज हम लोगों ने रिस्क को इवैल्यूएट किया तो पता लगा कि यार रिस्क ए जो है वो तो बड़ा ही मामूली है, इसी वजह से हम लोग इसको चौथे नंबर पे जो है वो रखा। लेकिन हालात बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि आज हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंतहाई ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हैकर जो है वो हमारे कॉर्पोरेट एसेट को, वन ऑफ द कॉर्पोरेट एसेट इज द इंफॉर्मेशन, उसे डैमेज नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जा रही है वैसे वैसे हैकर की स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जा रही है। आज हमने रिस्क ऑफ हैकिंग जो है इवैल्यूएट किया, असेस किया, तो मालूम पड़ा यार ये तो मामूली सा है। हमने इसको इग्नोर कर दिया और वक्त गुजरता चला गया। मीनवाइल टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती चली गई, हैकर के पास नई टेक्नोलॉजी आती चली गई, हमने तो इसको इग्नोर कर दिया था। अब उसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क रियलाइजेशन ए हैकर अटैक कर देगा, वो बढ़ जाएगी। प्रोबेबिलिटी बढ़ने की वजह से प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय आई, इम्पैक्ट बढ़ने की वजह से ओवरऑल असेस्ड वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो हमने तो उसकी प्रोबेबिल हमने तो मामूली कह के छोड़ दिया। हमें जो है ये मालूम पड़ा, अगर फॉर एग्जांपल ये टाइम गुजरते 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 आज आ गया, ये आज से तकरीबन जो है वो 3 महीने पहले हमने ये काम किया था और आज आ गया ये तारीख। मीनवाइल टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की वजह से नाउ द हैकर इज इन अ पोजीशन, इन अ बेटर पोजीशन टू अटैक ऑन कॉर्पोरेट एसेट्स है। हमने तो मामूली समझ के छोड़ दिया था, अब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और अटैक कर लेता है। वही जो इवेंट था जो कि मामूली सा था, आज उसने हमारी कंपनी को डबो दिया, हमारी तमाम तर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी हैक कर ली और हमारे कंपैटिटर को दे दी। जो प्रोग्राम हम लॉन्च करने जा रहे थे वो हमारे कंपैटिटर ने लॉन्च कर दिया, हमारी कंपनी का सत्यानाश हो गया। हमने जो है वो बैंक से मिलियन बिलियंस का जो है वो लोन ले रखा था, हम तो डूब गए। और वही रिस्क जिसको मामूली कह रहे थे आज वो इतना बड़ा बन गया कि उसने मेरी कंपनी को ही डबो दिया। तो चौथा स्टेप क्या आता है कि हमें आइडेंटिफाइड और असेस रिस्क को जो है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने की जरूरत है, ताकि हम लोग ये देखें कि उसकी वैल्यू तो नहीं बढ़ती जा रही, उसकी असेस्ड वैल्यू तो नहीं बढ़ती चली जा रही है। वो बेटे सारी बात जो है वो समझ आ गई होगी। इस सारे अमल को, इन 4 स्टेप्स के परफॉर्म करने के अमल को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। अब
अगर यही सारा जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है, तो फिर ISO 31000 क्या है भाई? हमने रिस्क को मैनेज करना है, तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जो है, जी नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। स्पेक्युलेटिव रिस्क जो है वो अलहदा रहते हैं, ऑपरेशनल रिस्क अलहदा रहते हैं। स्पेक्युलेटिव से ऑपरेशनल नहीं हो सकता। स्पेक्युलेटिव ऐसा नहीं है कि अगर एक रिस्क जो है वो आज स्पेक्युलेटिव है तो कल को वो ऑपरेशनल हो जाए। ऑपरेशनल का ताल्लुक जो है वो हमारे रूटीन मैटर्स के साथ है, रूटीन के मामलात के साथ ऑपरेशनल। और जो स्पेक्युलेटिव रिस्क है इसका ताल्लुक जो है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के साथ होता है। ये जो है वो टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट लेवल जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं। जी, ये सारे के सारे देखिए बेटा, ये क्या है कि हैकिंग एक जो है वो एक रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है कि भाई हमारी हमने जब इसको इवेलुएट किया, जब हमने इसको असेस किया, तो मालूम पड़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क रियलाइजेशन इज वेरी लो प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल 5% चांसेस हैं, लेकिन अगर ये 5% चांसेस जो है 5% चांसेस जो है वो रियलाइज हो जाते हैं, तो हमारी कंपनी को कितना नुकसान हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन का, 1 मिलियन का। तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय दिस वन करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि 50,000 रुपए का जो है अल्टीमेटली नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है। वक्त गुजरता चला जाता है, अब ये ऑपरेशनल रिस्क ही है, ये ऑपरेशनल रिस्क है। मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा। अच्छा, अब हैकिंग जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब हैकर जो है वो अच्छी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है और हमारे कंट्रोल एनवायरनमेंट को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट तो उतना ही है, 1 मिलियन का इम्पैक्ट है, मल्टीप्लाई बाय, अब ये प्रोबेबिलिटी जो है ये बढ़ गई। अब ये प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल 65% हो जाती है। 65% चांसेस हैं कि अब हैकर जो है हमारे कंट्रोल एनवायरनमेंट को ब्रीच कर सकता है। तो इसका मतलब है 6.5 लाख रुपए का जो है वो नुकसान हो सकता है। लुक एट दिस वन, एक जो रिस्क है वो आज से 6 माह पहले जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए थी, आज उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है? 6 लाख रुपए। और ये हो सकता है ये हमारी कैपेसिटी से बाहर हो, इतना हम लोग नुकसान बर्दाश्त ना कर सकते हो। इसलिए मैनेजमेंट को ये कहा जाता है कि आप आइडेंटिफाइड रिस्क को जो है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहिए कि उनकी स्ट्रेंथ में कितनी जो है वो चेंज आ रहा है। राइट? जैन बताइएगा, यहां तक बात क्लियर है? अली अब्दुल्ला, ईमान, गुड़िया बताइएगा बेटा, सब लोग बताइएगा। ईमान, अली, चलिए मुझे 2 मिनट दीजिए, अजान हो रही है। रिस्क मैनेजमेंट, हमें पता लगा कि हम लोगों ने 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी रिस्क को मैनेज करना है, लेकिन हम लोग ये जो प्रोसेस है ब्लाइंडली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो कोई प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। नोट माय वर्ड्स बेटा, हमारे पास कोई प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन होनी चाहिए, हमारे पास जो है वो कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि हमें ये गाइड करता हो, कि हमने रिस्क को किस तरीके से कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में मैनेज करना है। हमारे पास कोई प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए, कोई प्रॉपर मॉडल होना चाहिए, कोई प्रॉपर जो है वो प्रिंसिपल्स होना चाहिए कि हमें ये हमारी कंपनी में किस तरह का फ्रेमवर्क होना चाहिए, हमारी कंपनी में किस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर होना चाहिए टू मैनेज द रिस्क है, हमें ISO 31000 जो है वो प्रोवाइड करते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं कि ISO 31000 क्या कहता है। ISO 31000 प्रोवाइड प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक फ्रेमवर्क तैयार कर सके टू मैनेज द आइडेंटिफाइड
रिस्क है। अब ये प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस जो है वो मैनेजमेंट को हेल्प आउट करती हैं ताकि वो अपना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर सके, ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सके, फॉर लाइफ उसको मेंटेन कर सके और कंटिन्यूअसली जो है उसको इम्प्रूव करते रहें। ये ISO 31000 जो है वो क्या करता है, ये हमें प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है, ये हमें बेसिक गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसकी रोशनी में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर सकती है। थिंक अबाउट फ्रेमवर्क एज ए स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन अपना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है वो तैयार कर सकती है, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक माहौल बना सकती है कि किस तरीके से उसने रिस्क को मैनेज किया है। ISO 131,000 जो है वो किस किस पे अप्लाई होता है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी गाइडलाइंस जो हैं वो हम लोग सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रिस्क मैनेज करना चाहते हैं तो भी हम लोग ISO 31000 का सहारा ले सकते हैं। हम लोग जो है वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं, हम लोग एक स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं तो ISO 31000 की रोशनी में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लिए ये फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है और हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ये फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ये फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया जा सकता है। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। किसी तरह की भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके लिए उसमें रिस्क को मैनेज करने के लिए हम लोग ISO 31000 इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल साइज की है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मीडियम साइज है, ऑर्गेनाइजेशन जो है लार्ज स्केल पे काम कर रही है। हम किसी भी साइज की ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें हम लोग रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं, हम लोग ISO 31000 जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ISO 31000 जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन या लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन या मिड साइज कंपनी के लिए नहीं बनाया गया, ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे किया जा सकता है। मैनेज एनी टाइप ऑफ द रिस्क है, ये हम लोग स्पेक्युलेटिव रिस्क को मैनेज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम लोग जो है वो ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे इनकी कैटेगरीज है, हम लोग जो है वो प्रोडक्ट रिस्क को मैनेज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग जो है वो फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग जो है मार्केट रिस्क को मैनेज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह का भी रिस्क हो हमने अगर मैनेज करना है तो ISO 131,000 की प्रेजेंटेड गाइडलाइंस और प्रिंसिपल को नजर रखते हुए हम लोग जो है वो रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ISO 31000 में है क्या, ISO 31000 में जो है वो डिफरेंट सेक्शंस मौजूद है। ISO 31000 में जो है उन सेक्शंस को क्लॉजेस का नाम दिया गया है, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6 है। लेकिन हमारे से जो रेलिवेंट है, जो हमारी किताब से रेलिवेंट है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो क्लॉज 4 है, क्लॉज 5 है और क्लॉज 6 है। सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 है। सेक्शन 4 में ISO 31000 जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स बताता है, सेक्शन 5 में बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो बताता है और जो है वो सेक्शन 6 या क्लॉज 6 में जो है वो प्रोसेस के बारे में जो है वो बताता है, जेनेरिक गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करता है, जेनेरिक प्रिंसिपल जो है वो बताता है कि इन प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए आप अपने स्ट्रक्चर को तरतीब दे सकते हो। फ्रेमवर्क क्या है, जिस तरीके से हम लोग अपने घर का ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं ये वही वाला है कि ये बताता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर किस तरह का होना। आपको जो है वो सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको जो है वो सैंड रेत की जरूरत पड़ेगी, आपको जो है वो बजरी की जरूरत पड़ेगी, आपको जो है वो पानी की जरूरत पड़ेगी, आपको जो है वो फलां चीज की जरूरत पड़ेगी, आपके पास जो है वो फलां कंपोनेंट भी होना चाहिए, एक्स भी होना चाहिए, जेड जी भी होना चाहिए।
तब जाकर के आपका स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होगा। ये स्ट्रक्चर किस लिए हम लोग बना रहे हैं? रिस्क को मैनेज करने के लिए। जब ये भी स्ट्रक्चर होना चाहिए, सॉरी ये भी कंपोनेंट होना चाहिए, ये भी कंपोनेंट होना चाहिए, ये भी 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 होना चाहिए, तब जाकर के आपका स्ट्रक्चर जो है वो एक बेसिक अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट होगा, ताकि आप यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। और तीसरा है कि भाई आपने स्ट्रक्चर तो खड़ा कर लिया, अब आपने रिस्क को मैनेज कैसे करना है ये बताता है कि स्ट्रक्चर जो है उसके कंपोनेंट्स जो है वो कितने कितने कौन कौन से होने चाहिए। ये बताता है कि अब आपने रिस्क को प्रैक्टिकली किस तरीके से मैनेज करना है। वो बेटे सारी बात जो है वो समझ आ गई होंगी। आज हम लोग जो है वो फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? हम लोग जो है इससे स्टार्ट करते हैं, इसकी तरफ जाएंगे और फाइनली प्रिंसिपल्स को समझेंगे। अगर हम लोग प्रिंसिपल्स को पहले पढ़ लेंगे तो हमें बाकी चीजें भी समझ नहीं आएंगी और हम लोग गुम हो जाएंगे प्रिंसिपल्स के अंदर। हम लोग जो है वो पहले फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं कि भैया हमने जो है वो रिस्क को मैनेज करना है, तो हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। यूं कह लीजिए कि हमने शिकार करना है तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर जाल होना चाहिए। अब इस जाल में कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो होने चाहिए ये बताया गया है फ्रेमवर्क में। अब ISO 31000 कहता है कि फ्रेमवर्क के 6 कंपोनेंट्स होने चाहिए। नंबर 1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट, नंबर 2 इंटीग्रेशन, नंबर 3 डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट है। ये आपके 6 कंपोनेंट्स अगर होंगे तो आप रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर सकोगे, रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर सकोगे। अब इनकी डिटेल्स में जो है वो डिस्कस करते हैं कि भाई लीडरशिप एंड कमिटमेंट से क्या मुराद है। ISO 31000 लीडरशिप और कमिटमेंट के बारे में क्या कहता है, इंटीग्रेशन के बारे में ISO 31000 क्या कहता है, डिजाइनिंग पे ISO 31000 का क्या जो है वो स्टांस है, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट को लेके ISO 31000 जो है वो क्या बात करता है। लीडरशिप एंड कमिटमेंट के बारे में ISO 31000 ये कहता है, सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर लीडरशिप होनी चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर जो है वो लीडर्स होने चाहिए और लीडर जो है वो कमिटेड हो। किस चीज के लिए कमिटेड हो? रिस्क को मैनेज करने के लिए वो कमिटेड होने चाहिए। सवाल पैदा होता है कि कैसे पता लगेगा? भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स तो हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद हैं, सीनियर मैनेजमेंट जो है वो मौजूद है, ये तो मौजूद है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लीडरलेस तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन वो कमिटेड भी है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? दीज आर द इंडिकेशंस जिनके थ्रू पता लगेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप है वो कमिटेड है या नहीं है। भाई कैसे पता लगेगा? भाई हम लोग ये देखेंगे कि हमारी कंपनी की जो लीडरशिप है क्या वो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जो है वो बना रही है या नहीं बना रही। अगर तो वो बना रही है, नंबर 1 रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना रही है या नहीं बना रही। अगर तो बना रही है, जुबानी कलामी बात से पता नहीं लगता कि जनाब हमारी मैनेजमेंट इज कमिटेड टू मैनेज द रिस्क। कैसे पता लगेगा? हमें कुछ फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें कुछ फैक्ट्स को तलाश करना पड़ेगा। वन ऑफ द फैक्टर्स हमें ये देखना होगा कि हमारी जो सीनियर मैनेजमेंट है, हमारी जो लीडरशिप ऑफ द कंपनी है, क्या वो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जो है वो बना रही है या नहीं बना रही। अगर तो वो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी पे काम कर रही है तो इसका मतलब है कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो कमिटेड है। लेकिन अगर वो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी की तरफ जरा भी तवज्जो नहीं दे रही है तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट इज नॉट कमिटेड टू मैनेज इट्स रिस्क है। एवं ही उन्होंने शोर मचाया है कि रिस्क 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 इसको मैनेज कर। भाई पहले पॉलिसी तो बनाओ। ठीक है जनाब, पॉलिसी बना ली, अब हमने अगली बात, अगला कैसे पता लगेगा कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो सीरियस है, कमिटेड है।
क्या वो रिस्क मैनेज करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स टारगेट्स जो है वो सेट कर रही है या नहीं कर रही। मैनेजमेंट ये टारगेट दे रही है कि भाई अगले साल जो है वो 25% कस्टमर बेस इंक्रीज होना चाहिए। मैनेजमेंट ये टारगेट दे रही है कि अगले साल हमें यूके की मार्केट में एंटर होना है। मैनेजमेंट ये टारगेट दे रही है कि अगले साल के स्टार्टिंग डेट में हम लोगों ने नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो तैयारी करिए। इन सारे कामों के दौरान क्या मैनेजमेंट जो है वो रिस्क से मुतल्लिक भी टारगेट दे रही है या नहीं दे रही। रिस्क क्या है कि भैया हमें जितनी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले साल हुई उनमें कमी लेकर के आनी है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स को नुकसान हुआ, फॉर एग्जांपल 10 वर्कर्स को नुकसान हुआ, हमें इसको कम करना है, हमें रिड्यूस करके 0 पे लेकर के आना है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अनफेयर रिपोर्टिंग का जो है वो की गई, हमारे ऑडिटर ने हमें बताया, हमें इसको कम करना है और इसके लिए टारगेट असाइन किए जाते हैं। तो क्या ऐसे टारगेट असाइन किए गए। हमें ये देखना है कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो लीगल कंप्लायंस और रेगुलेटरी कंप्लायंस की तरफ जो है वो कितना ज्यादा सीरियस है। क्या मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंप्लायंस डिपार्टमेंट बनाया है। क्या मैनेजमेंट ने एक ऐसा बंदा ऑन बोर्ड किया है जिसको तमाम एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में पता है। क्यों उसे जो है वो ऑन बोर्ड करना है, ताकि किसी तरह की जो लीगल एप्लीकेशन है वो मिस ना हो। भाई अगर वो मिस हो जाती है तो क्या होगा। भाई अगर वो मिस हो जाती है तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन को शायद आने वाले दिनों में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है रिस्क तो है, नॉन कंप्लायंस का रिस्क मौजूद है। शायद हमें कोई लीगल प्रोविजन ऐसी हो जिसके बारे में पता ही नहीं है, तो हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट है वो हमें बताएगा, जो हमारा कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो हमसे कंप्लायंस करवाएगा, वो कंप्लायंस डिपार्टमेंट हमसे आईएफआरएस की कंप्लायंस करवाएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की कंप्लायंस करवाएगा, वो कॉर्पोरेट लॉज की जो है वो कंप्लायंस करवाएगा। तो अगर तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट, सीनियर लीडरशिप ऑफ द कंपनी इज कमिटेड है। फिर उसके बाद क्या मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर रिसोर्सेज एलोकेट कर रही है या नहीं कर रही, किस मकसद के लिए, रिस्क को मैनेज कर। भाई रिसोर्सेज की क्या जरूरत है। अच्छा, रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, आपको एक बंदे की जरूरत है जो कि रिस्क एनालिस्ट है। आपको रिस्क एनालिस्ट की जरूरत है। मैनेजमेंट ने शोर डाला हुआ है कि भाई पॉलिसी बना ली, भाई ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, तो भाई हमें प्रॉपर रिस्क एनालिस्ट भी तो दो हमें। भाई फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक केमिकल कंपनी है, केमिकल कंपनी है, केमिकल कंपनी है, केमिकल कंपनी है, या चलिए ठीक है केमिकल कंपनी है, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे कौन कौन से जो है वो रिस्क हो सकते हैं। इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रिस्क हो सकते हैं, इसकी परचेजिंग डिपार्टमेंट में रिस्क हो सकते हैं, इसकी सेल्स डिपार्टमेंट में रिस्क हो सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो है वो रिस्क हो सकते हैं। अब परचेज, प्रोडक्शन और सेल का तो शायद किसी एक इंजीनियर को पता होगा, लेकिन इस इंजीनियर को फाइनेंशियल रिस्क का तो पता नहीं है ना। इसके लिए हमें एक सेपरेट चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, और ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए जो कि रिस्क एनालिस्ट हो। तो क्या मैनेजमेंट ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर रही है या नहीं कर रही। इसी तरीके से यहाँ पे लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। हम लोग जो है वो फॉर एग्जांपल सेंसिटिव किस्म का जो है वो केमिकल सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लीगल जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोफेशनल चाहिए जिसको तमाम तर जो है वो निटी ग्रिटीज का जो है वो पता हो। तो क्या मैनेजमेंट एक ऐसे बंदे को हायर कर रही है या नहीं कर रही। अगर तो करती है तो इट मीन्स के मैनेजमेंट जो है वो कमिटेड है। अगर नहीं करती तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट ने एम ही शोर डाला हुआ है। कम्युनिकेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये तमाम स्टेप्स करने के बाद वो तमाम तर स्टेक होल्डर्स को जो है वो कॉन्फिडेंस में ले लेती है, ताकि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है हम लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को जो है वो आगे लेके जा सकें। क्यों स्टेक होल्डर्स को बताना जरूरी है, उसकी वजह यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर होता है, फिर उसके बाद लेंडर्स होते हैं, बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, सीनियर स्टाफ ऑफ द कंपनी होता है, मार्केट होती है, पब्लिक होती है, गवर्नमेंट होती है, ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। ये सारे के सारे जो है वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। हर स्टेक होल्डर का लेवल ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ पावर जो है वो डिफरेंट होता है।
तो हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। हो सकते हैं हम किसी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर को जो है वो कॉन्फिडेंस में ना लें, हम लोग जो है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है वो इम्प्लीमेंट कर दे और वो आकर के टांग अड़ा दे। तो हम किस तरीके से जो है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि ये सारे काम करने के बाद जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दे कि भाई हम लोग ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, इसका बेनिफिट है। इन अदर वर्ड्स उनको कॉन्फिडेंस में ले रही है, ताकि हम लोग जो टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सके। वो बेटे सारी बात जो है वो समझ आ चुकी होगी। भाई हम मैनेजमेंट ने जो है वो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना ली, रिस्क मैनेजमेंट से रेलिवेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो भी सेट कर लिए, कंप्लायंस डिपार्टमेंट भी बना लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्बेड करना। बेटा समझिएगा, ये मुश्किल से ही समझ आता है। इंटीग्रेशन, पॉलिसी बना ली, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, कंप्लायंस डिपार्टमेंट बना दिया। अगला स्टेप आता है, या यूं कह लीजिए कि एक कंपोनेंट ये है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, यहां पे देखिए ये प्रोसेस है, ये नेक्स्ट स्टेप है इसका। इस प्रोसेस को हमने अपने कल्चर में इम्बेड करना है। कल्चर का मतलब क्या है कि हम लोग जो रूटीन में करते हैं वो हमारी कल्चर कहलाता है। कॉर्पोरेट कल्चर में इम्बेड करने का मतलब क्या है कि हमें, सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा बेटा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 रिस्क असेसमेंट, स्टेप नंबर 3 रिस्क प्रायोरिटाइजेशन एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, स्टेप नंबर 4 रिस्क मैनेजमेंट मॉनिटरिंग। इन 4 कामों को अपनी रूटीन की आदत बनाना है। दिस इज कॉल्ड एम्बेडिंग इन कल्चर। व्हाट इज मेंट बाय रूटीन की आदत बनाना? मैनेजर कोई छोटे से छोटा काम भी करने जा रहा है, मैनेजर कोई छोटे से छोटा डिसीजन भी लेने जा रहा है, तो सबसे पहले एक्शन लेने से पहले, डिसीजन लेने से पहले, उस डिसीजन, उस एक्शन के साथ अटैच तमाम रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको असेस करता है, फिर प्रायोरिटाइज करता है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करता है और मॉनिटर करता रहता है, और ये उसकी रूटीन की आदत बन जाती है। दिस इज कॉल्ड एम्बेडिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। वो बेटे सारी बात जो है वो समझ आ चुकी है। यही बात आगे लिखी है कि रूटीन के मामला, स्ट्रैटेजीज, और हम लोग जो है वो कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, हमने रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को जो है, रिस्क मैनेजमेंट फिनोमेना या रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, स्ट्रैटेजी सेटिंग, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, गवर्नेंस का जो है वो हम लोगों ने पार्ट बनाना है, अपनी रूटीन की आदत बनानी है। कोई भी छोटे से छोटा डिसीजन लेना है, कोई भी छोटे से छोटा काम जो है वो करना है, वो किसी भी मैनेजमेंट लेवल पे करना है, वो कॉर्पोरेट लेवल पे करना है, वो बिजनेस लेवल पे करना है, वो फंक्शनल लेवल पे करना है, वो ऑपरेशनल लेवल पे करना है, वो टीम लेवल पे करना है, वो इंडिविजुअल लेवल पे करना है। करने से पहले उस काम, उस डिसीजन से मुतालिक जितने रिस्क हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर लेना, उन आइडेंटिफाइड रिस्क को असेस करना, फिर उनको प्रायोरिटाइज करना और स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करना, और नंबर 4 जो है उसको जो है वो मॉनिटर करते रहना। ये हमारी आदत होनी चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। इन अदर वर्ड, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सिस्टम्स मौजूद हैं, भले वो कंप्यूटराइज्ड हैं, भले वो मैनुअल हैं, सब के अंदर जो है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो सारी की सारी एम्बेड है। वो बेटे समझ आ गई होगी बात की। फिर डिजाइन है। डिजाइन
अब हमने जो है वो डिजाइन करना है, प्रॉपर कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप करना है, वो डिजाइन हम लोगों ने जो है वो करना है। तो डिजाइन कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है वो हमारा किस तरह का होना चाहिए, हमारा कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह का होना चाहिए, अकॉर्डिंग, ये फ्रेज नोट करिएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू माय कंपनी होना चाहिए। क्या? कंट्रोल एनवायरनमेंट। फिर से सुनिएगा बेटा, कंट्रोल एनवायरनमेंट हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं, ये कंट्रोल एनवायरनमेंट हमारी कंपनी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है बैंक, एक ऑर्गेनाइजेशन है टीसीएस, एक ऑर्गेनाइजेशन है हॉस्पिटल, एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसका अलग एनवायरनमेंट है, इसका अलग एनवायरनमेंट है, इसका अलग एनवायरनमेंट है, इसका अलग एनवायरनमेंट है। मतलब इसके रिस्क जो हैं, इसके रिस्क जो हैं, इसके रिस्क जो हैं, इसके रिस्क जो हैं, वो चारों के रिस्क जो हैं वो डिफरेंट है। चारों के रिस्क जो है वो डिफरेंट है। अगर रिस्क डिफरेंट है तो कंट्रोल एनवायरनमेंट भी डिफरेंट होना चाहिए। इसलिए पॉइंट नंबर 1 लिखा गया है कि सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट जो है वो तुम्हें स्टडी करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, हमें इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो स्टडी करना चाहिए, हमें जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो स्टडी करना होगा। इसके बाद हमें जो है वो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जो है वो स्टडी करना होगी कि भैया जो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कह रहा है, जो बोल रहा है, चीख चीख के ये कह रहा है कि अंदर से ये रिस्क है, बाहर से ये रिस्क है, उसके अकॉर्डिंगली हमने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, सॉरी डेवलप की है या नहीं की है। फिर हमने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जो है वो बना ली, हमने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली कंट्रोल बनाना है। व्हाट इज मेंट बाय कंट्रोल बनाना है? इसके अकॉर्डिंगली हमने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, इसके अकॉर्डिंगली हमने जो है वो अथॉरिटीज देनी है, और इसी एनवायरनमेंट के हम लोगों ने अकाउंटेबिलिटी जो है वो करनी है। अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली जो है हमने रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंटेग्रेट करनी है। थिंक अबाउट अ केमिकल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन और एक पब्लिक लिमिटेड बैंक के बारे में जो है वो सोचिए। क्या यहाँ पे रिस्क ऑफ फ्रॉड जो है वो ज्यादा मैटर करता है या यहाँ पे रिस्क ऑफ फ्रॉड ज्यादा मैटर करता है? डेफिनेट बात है, बैंक में जो रिस्क ऑफ फ्रॉड है उसकी ज्यादा जो है वो वैल्यू होती है, यहाँ पे ज्यादा जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। लिहाजा यहाँ पे हर छोटे से छोटा अमल करने से पहले भी हमें जो है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को सामने रखना पड़ेगा। केमिकल फैक्ट्री में शायद हमारा कंट्रोल एनवायरनमेंट इतना स्ट्रांग ना हो जितना कि एक पब्लिक लिमिटेड जो है वो बैंक में हो सकता है। और फिर डिजाइन से क्या मुराद है कि आप प्रॉपर रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट कर दीजिए और हर एक बंदे को जो है वो प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट जो है वो पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद लीडरशिप कमिटमेंट हो गई, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेप क्या है? अब इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अब आपने जो है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। एक फेज ये भी आना है, यानी वो जो फेज नंबर, वो जो तीसरा है, क्लॉज नंबर 6 है हमारी, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है कि वो जो प्रोसेस क्या है, वो जो 4 स्टेप्स हैं वो अपने यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट करने हैं। इम्प्लीमेंटेशन की सूरत क्या हो सकती है? आप जो है वो प्रॉपर प्लान बना लीजिए। प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास कि आप रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास, आप रिस्क चाहिए कि आप रिस्क को कैसे प्रायोरिटाइज करोगे। प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आप किस तरीके से जो है वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करोगे। प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आप रिस्क को किस तरीके से जो है वो मॉनिटर करोगे। वो जो प्रोसेस
क्लॉज नंबर 6 पढ़ी थी वो यहाँ पे है। ये कहता है कि भाई इंप्लीमेंट करना है वो प्रोसेस जो क्लॉज नंबर 6 में मैंने बताया है, वो प्रोसेस जो क्लॉज नंबर 6 में है उसको डिजाइन भी करना है। ये फेज 2 है हमारे पास, 1 2 3, ये कंपोनेंट नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, ये करने के बाद अब आइडेंटिफाई चेन ऑफ कमांड जो है, चेन ऑफ कमांड कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिस्टर ए जो है रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए, असेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिस्टर बी जो है ये पॉलिसी बनाने के लिए जिम्मेदार है। मिस्टर सी जो है वो रिस्क मॉनिटरिंग के लिए जो है वो जिम्मेदार है। मिस्टर सी जो है वो ए को रिस्पॉन्ड करेंगे और बी को जो है वो रिपोर्ट करेंगे, ताकि ये सारे का सारा प्रोसेस है वो इफेक्टिवली कंडक्ट किया जा सके। आइडेंटिफाई रिस्क चेन ऑफ कमांड है। फिर उसके बाद अगर हमारा एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो करके ये फ्लैट हो जाता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो टॉल से चेंज होके फ्लैटर हो जाता है। टॉलर स्ट्रक्चर से क्या है कि इंतहाई ज्यादा मैनेजमेंट लेयर्स हैं, हम एक दो लेयर्स को कम करके तो इसके स्ट्रक्चर को जो है वो फ्लैट कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि पहले कमांड ये थी, अब आपको नए सिरे से जो है वो चेन ऑफ कमांड को तरतीब देना पड़ेगा। इंश्योर करंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इस बात को इंश्योर करना जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि आपने इस बात को इंश्योर करना है कि जो करंट स्ट्रक्चर है, जो करंट डिजाइन है वो क्या एप्रोप्रिएट है। मतलब जिस तरह की रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम लोग कंडक्ट करना चाह रहे हैं, क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है इसे सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद सपोर्ट मैनेजमेंट को, वही कमिटमेंट वाली बात आ जाती है कि सपोर्ट मैनेजमेंट जो है मींस मैनेजमेंट जो है वो रिस्क मैनेजमेंट को जो है वो सपोर्ट करती है, तभी तो हम लोग जो है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इवैल्यूएशन, हमने गाड़ी का डिजाइन हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया, गाड़ी को जो है वो सड़क पे चढ़ा दिया, गाड़ी चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, हमारा ठीक है कि रिस्क इफेक्टिवली मैनेज हो जाए। हमने गाड़ी जो है वो सड़क पे चढ़ा दी। अब गाड़ी जो है और टारगेट क्या दिया कि अगले 6 घंटों में लाहौर से जो है वो इस्लामाबाद पहुंचना है। गाड़ी सड़क पे चढ़ा दी, गाड़ी एक रफ्तार जो है वो जा रही है जा रही है जा रही है। मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई गाड़ी सही रास्ते पे है और उसकी रफ्तार जो है वो भी ठीक है कि अगले 6 घंटों में ये लाहौर से इस्लामाबाद चली जाएगी, पहुंच जाएगी और ये सही रास्ते पे जा रही है। इसके लिए, ये जानने के लिए मुझे इवैल्यूएट करना पड़ेगा, मुझे जो है इवैल्यूएट करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि भैया हम इंटेंशन के साथ चले थे, हम उसी इंटेंशन के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, ये प्रोसेस कौन सा जो क्लॉज नंबर 6 में मौजूद है, या उसको इवैल्यूएट करना हमारे इस रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का कंपोनेंट है। इवैल्यूएट करने का क्या मतलब है कि भाई हमने कुछ टारगेट्स जो है वो सेट किए थे कि भाई इस दफा जो है वो वर्कर्स को जो पहुंचता है वो इतने % कम होना चाहिए, पिछले साल इतनी दफा आग लगी थी वो कम होनी चाहिए, पिछले साल इतनी दफा ह्यूमन एरर्स की कंप्लेन आई थी वो कम होनी चाहिए, पिछली दफा प्रोडक्ट फेलियर वो 2 मरतबा हुई थी, इस मरतबा कम होनी चाहिए। हमने जो है वो टारगेट सेट किया था। तो क्या हम लोग जो है वो अपने टारगेट को प्रॉपर स्पीड के साथ अचीव कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे, हमें रिव्यू करना चाहिए। भाई मैं टारगेट को जो है वो सही तरीके से जो है वो रिव्यू कर, सही तरीके से अचीव कर पा रहा हूँ, सही तरीके से अचीव कर पा रहा हूँ। भैया हमने जो है वो टारगेट सेट किया कि हमारी कंपनी जो है वो बेहतरीन परफॉर्म करी है, हमारी कंपनी जो है वो बेहतरीन परफॉर्म, कैसे पता लगा? 2 तरीकों से, प्रॉफिट फिगर से पता। अच्छा यहाँ यही इसी को दोबारा देखें, हमारी कंपनी जो है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, भाई तुम्हें कैसे पता? भाई 2 तरह की इंडिकेशंस होती हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स
यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स और नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में क्या है कि प्रॉफिट जो है वो ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर जा रहा है। नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में क्या है, वो फाइनेंशियल वो इंडिकेटर जो कि फाइनेंशियल नहीं है। फॉर एग्जांपल कस्टमर्स हैप्पीनेस, ये एक नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर है, हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन कह लो। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो नीचे से नीचे जा रही है। हमने सिर्फ जो है वो प्रॉफिट को देख के कह दिया कि कंपनी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। तो भाई प्रॉफिट बढ़ रहा है, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा प्रॉफिट कम होना चाहिए। शायद मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी है, जैसे ही कस्टमर के पास कोई सेकंड ऑप्शन आएगा, ये डिससेटिस्फाइड कस्टमर जो फौरन उसकी तरफ जाएंगे, आपके प्रॉफिट धड़ाम से नीचे उतराएंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी जो परफॉर्मेंस का इंडिकेटर जो है वो मुनासिब नहीं है। जहां आप फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को देख रहे हो, वहीं पे आपको नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की तरफ भी देखना चाहिए। यही पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि भाई आपको ये लगता है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, लेकिन जिस पैमाने से आप मेजर कर रहे हो वो पैमाना जो है वो मुनासिब नहीं है। आप अपने उस पैमाने को भी रिव्यू करिए। और नंबर 3, डिटरमिन सूटेबिलिटी ऑफ करंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो देखिए। जैसे हालात बदलते रहते हैं, तो भाई आज से 6 माह पहले रिव्यू किया था और जो प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे थे वो मौजू थी, वो सूटेबल थी। 6 महीने गुजर चुके हैं, हालात भी चेंज हो चुके होंगे। तो अब देखिए कि जो प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं, क्या वो इन हालात के अकॉर्डिंगली सूटेबल हैं या नहीं है। और आइडेंटिफाई फेलियर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, तभी आपको इवैल्यूएट। इसके अलावा ड्यूरिंग द पीरियड, फॉर एग्जांपल 6 माह गुजर चुके, ड्यूरिंग द पीरियड 6 मंथ्स जो है वो गुजर चुके। इस 6 महीनों में देखिए कितनी दफा आपने जो कंट्रोल प्रोसीजर्स अप्लाई किए थे वो सारे के सारे नाकाम हो गए, और वो नाकाम किस किस वजह से हुए। तब जाकर के आपको पता लग जाएगा कि आप रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किधर खड़े हो। तो बात समझ में क्या आती है, इवैल्यूएशन से क्या मुराद है, आपने जो टारगेट सेट किए थे, देखिए कि आप उन टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आप जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर रहे हो, आप ये देखो कि क्या वो सूटेबल हैं या नहीं है, उन्हें चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। हालात के अकॉर्डिंगली जो आप प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो, क्या वो सूटेबल हैं या नहीं है। ड्यूरिंग द पीरियड, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने के बाद जो है आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हो, देखिए कि कितनी दफा जो है आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट फेल हो गया और वो किस वजह से जो है वो फेल हुआ। आपको आपकी कंट्रोल वीकनेसेस के बारे में जो है वो पता लग जाएगा। और फाइनल ये है इम्प्रूवमेंट। आपको पता लगा कि रिस्क, सॉरी आपका जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो कितनी दफा फेल हुआ, तो भैया आप उसके अकॉर्डिंगली वहां पे अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर दीजिए। आपको पता लगा कि भाई हालात जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, सर्कमस्टांसेस जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी कंट्रोल एक्टिविटीज को जो है वो इम्प्रूव करिए या उनको जो है वो मिनिमाइज कर दीजिए। क्योंकि कंट्रोल एक्टिविटीज पे जो है वो इन्वेस्टमेंट लगती है, आपने जरूरत से ज्यादा जो है वो कंट्रोल लगा रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चौकीदार से जो है वो काम चल सकता है, यहाँ पे जो है वो 2 से 3 सीसीटीवी कैमरा से जो है वो काम चल सकता है। आपने एक ही रूम में 10 सीसीटीवी जो है वो लगा रखे हैं, हालांकि 2 या 3 सीसीटीवी कैमरा से काम चल सकता है। इसका मतलब कम से कम 7 सीसीटीवी कैमरा जो है वो आपने एडिशनल लगा रखे हैं। मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए का एक आता है, तो 70,000 रुपए की एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इसको कम करिए, इन सीसीटीवी कैमराज को या तो सेल कर दीजिए या फिर किसी और जगह पे लगा दीजिए। आपको कम से कम 5 सीसीटीवी कैमरा जो है वो चाहिए हैं।
आपने जो है वो 2 लगा रखे हैं, इस पे जो है वो मजीद 3 कैमरा जो है वो लगाइए। हालात चेंज हो गए, कंट्रोल एक्टिविटीज को इंप्रूव कर लीजिए या उसको जो है वो कम कर दीजिए। कितनी दफा जो है वो फेलियर का सामना करना पड़ा, अकॉर्डिंगली आप अपनी कंट्रोल एक्टिविटीज जो है उन्हें इंप्रूव करिए। विदाउट इंप्रूवमेंट आप कभी भी जो है वो अपने रिस्क मैनेजमेंट का जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर सकते। विद दिस बेटा आज का हमारा जो सेशन है ISO 31000 का एक कंपोनेंट पढ़ना जो है वो हमारा टारगेट था, और वो एक कंपोनेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्रेमवर्क कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है वो प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, तो मजीद चीजें जो है वो क्लियर हो जाए।